सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट महमूद प्राचा ने अपने ऑफिस में मीडिया से बात करते हुए 2020 के दहली फसादात पर तबादला ख्याल किया। सन 2020 के जमुना पार के जो आरएसएस बीजेपी के द्वारा कराए गए हमले थे, जिसमें कपिल मिश्रा साहब और मोहन सिंह बिष्ट साहब, जो दोनों आज एक एमएलए हैं और एक मंत्री हैं, और जगदीश प्रधान साहब और उन जैसे बहुत सारे बीजेपी और आरएसएस के वर्कर्स ने जो हमले पीसफुल प्रोटेस्टर्स पे सीए एनआरसी के लोगों पे किए थे और पूरी दिल्ली के एक बड़े भाग में जमुना पार में पूरा एक आतंक का माहौल बनाया था, जिसके बाद दिल्ली पुलिस ने बहुत ही पक्षपातपूर्ण रवैया इख्तियार किया था और जो मुस्लिम समाज की तरफ से कंप्लेंट्स थी उनमें एफआईआर तक दर्ज नहीं की थी। और ये जो पूरा उसमें से सीन निकल के आया है, पिक्चर निकल के आई है कि इतना पक्षपातपूर्ण रवैया इख्तियार किया था दिल्ली पुलिस के कुछ भ्रष्ट अधिकारियों ने कि जहां कि अगर बहुत सारी मुस्लिम कम्युनिटी की कंप्लेंट्स थी अलग अलग हादसों की, वाक़यों की, तो उनको इकट्ठा करके एक ही एफआईआर दिखाने की कोशिश की गई। और जबकि अगर एक ही प्रीमिसेस में या एक ही कंपाउंड में या एक ही बिल्डिंग में अगर हिंदू समाज के लोग, जो नॉन मुस्लिम समाज के लोगों की कंप्लेंट्स थी, उनके लिए अलग अलग एफआईआर दर्ज की गई थी। तो ये एक वैसा ही केस है जो रईस अहमद साहब इसमें कंप्लेनेंट हैं, जिनके घर और प्रॉपर्टी को ना सिर्फ जला दिया गया बल्कि जो जलाने वाले और इनके ऊपर हमला करने वाले लोग आए थे वो कपिल मिश्रा साहब जिंदाबाद, मोहन सिंह बिष्ट जिंदाबाद, जगदीश प्रधान जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे। और ये भी बता रहे थे कि बिष्ट साहब ने हमें ये भी बोला है कि तुम कुछ भी करो, पूरी रात तुम्हारी है। इस प्रकार की बातें इन्होंने स्वयं सुनी है। मैं चाहूँगा ये खुद ही आपको बताएं। मैं आपको सिर्फ ये बताना चाह रहा हूँ कि जो हम लोगों ने, और ये हसन साहब हैं हमारे ऑफिस के, जो हमारे कोलीग हैं, ये इस केस में अपीयर हुए थे। तो मैं आपको सिर्फ ये बताना चाह रहा हूँ कि जो लोग भारत के संविधान में विश्वास रखते हैं उनको ये भरोसा हम दिलाना चाह रहे हैं कि देर में ही सही लेकिन इंसाफ होगा। चाहे कितने भी लोग पावरफुल हों, चाहे इस ऑर्डर में भी साफ तौर पे लिखा गया है कि एक और एफआईआर जो कि 117/20 है, उसका बहाना लेके इस एफआईआर को नहीं किया गया। और ये भी साफ तौर पे कहा गया है कि जो 117 एफआईआर थी उसमें 29 कंप्लेंट्स को मिक्स कर दिया गया था। 29 कंप्लेंट्स। आप सोचिए किस तरीके से दिल्ली पुलिस के भ्रष्ट अधिकारी काम कर रहे थे। और इनकी एफआईआर, जबकि अलग वाक़या था, टाइम भी अलग था, जगह भी अलग थी, सब अलग था, उसके बाद भी दिल्ली पुलिस के भ्रष्ट अधिकारियों ने, करावल नगर के पुलिस अधिकारियों ने एफआईआर दर्ज नहीं की। उसके बाद हम लोगों ने अदालत का दरवाज़ा खटखटाया और आज 5 साल बाद जाके न्याय मिला है, इनकी एफआईआर हुई है। लेकिन अब देखना यह है कि दिल्ली पुलिस के वही भ्रष्ट अधिकारी कितनी ईमानदारी से इसकी इन्वेस्टिगेशन करते हैं। लेकिन हम लोग फिर एक बार ये वादा कर रहे हैं कि जो भी लोग, और यही सच्ची इस इन तरह के जो हमले होते हैं, जो देश में दंगाई, असली दंगाई हैं, आरएसएस और बीजेपी के लोग, जो असली आतंकवादी हैं आरएसएस और बीजेपी के लोग, उनको कानून जो है, हमारा संविधान जो है, सज़ा दिलाने में सक्षम है। तो लोग हौसला ना खोएं, संविधान और कानून पे भरोसा रखें। मैं रईस अहमद साहब से गुजारिश करूंगा कि वो भी अपना वाक़या बताएं, उनके साथ क्या हुआ था और उन्होंने क्या क्या परेशानियां और मुश्किलें झेली हैं इस सारे वक्त में। और आज जब एफआईआर दर्ज हुई है तो भारत के संविधान पे उनका भरोसा कितना बड़ा है। 2020 का वाक़या है, 25 तारीख की सुबह, और तकरीबन थोड़ा जोर से 9:30 या 10 के करीब का वाक़या है। हम अपने घर पे मौजूद थे और भीड़ इकट्ठे होकर हमारे घर के सामने आई। लेकिन हाँ, कुछ लोग ऐसे थे कि जो उन्होंने उनको भगाया। फिर उसके बाद हमारे सामने वाले थे, यानी
मैं नाम तो नहीं खोलना चाहता सबके सामने, उन्होंने हमारी काफ़ी हेल्प की, उन्होंने 2-3 घरों ने, और उन्होंने 3 मरतबा उनको भगाया। लेकिन जब उनके साथ में कुछ ज़्यादा परेशानी आने लगी तो फिर उसके बाद वो एक साइड हो गए, दूसरी तरफ चले गए। तो फिर हमारे घर पर हमला किया लोगों ने आके, और सबसे पहले पत्थरबाजी मारी, जिनमें सबसे पहले विनोद है, उसका नाम है, उसने पत्थर मारे, और आदेश शर्मा है, अंशु पंडित है, ये सब हमने खुलासा सबको मतलब उसमें नाम लिखवाए गए। और जब हम उसको लिखवा के हम लेके गए, और मतलब उसके साथ में जब उन्होंने हमारे घर पर हमला किया, हमला करने के बाद में तो हमने उनसे कहा भाई हमारी क्या गलती है। तो लोगों ने कहा कि भाई तुम मुल्लाओं को यहाँ रहने का कोई हक नहीं है, मुल्लाओं के दोस्तान कब्रिस्तान या पाकिस्तान, उस तरह की उन्होंने मतलब नारेबाजी की। और देश के गद्दारों को गोली मारो सारों को, इस तरह के बहुत मतलब ख़तरनाक नारे। अब हम इतने डर गए थे, हम क्या करें, भागे तो जाएँ कहाँ, हमारे घर को चारों तरफ घेर लिया गया था। फिर एक में से उन्होंने भीड़ में से उसने कहा अरे देखता क्या है, इसके बम मार इसके ऊपर जो है, गेट के ऊपर जो है। पहले ये हमारे पड़ोसियों ने उसके ऊपर ताला लगा दिया था। ताला लगाने के बाद जिससे उन्होंने कहा भी कि भाई यहाँ कोई नहीं है, लेकिन वो पता भी था कि भाई यहीं पे हैं। उन्होंने ताला तोड़ दिया। फिर उसके बाद हमने अंदर से भी कुंडी मार रखी थी, अंदर से ताला लगा रखा था। फिर उसके बाद हमारे घर पर हमला करा गया, गेट पर लटक गए, नहीं टूटा। फिर उसके बाद पड़ोस ने कहा अरे पड़ोसों से दूसरे मकान से चढ़ गए। फिर उसके बाद हम वहाँ से निकल चुके। जब हम निकल चुके थे फिर उसके बाद हमने दूसरे घर में पनाह ली। पनाह लेने के बाद हमने खुद अपनी आंखों से देखा कि कौन कौन लोग थे, जिसमें हमने मतलब इसके अंदर कंप्लेंट के अंदर हमने सब दर्ज करा दिया। और किसने क्या हमारे साथ में करा, हमारी ममटी तोड़ी, फिर उसके बाद गेट तोड़ा, फिर उसके बाद नीचे का गेट तोड़ा, फिर उसके बाद उसमें जो सामान लूटने वाला था उन्होंने सामान को लूटा, और फिर बाद में सामान बाहर निकालने सब आग लगा दी गई उसमें, कोई सामान हमारा नहीं छोड़ा। और फिर उसके बाद पुलिस को हमने तकरीबन 30-40 मरतबा कॉल करी, पुलिस नहीं आई। फिर रात पूरा दिन ऐसे ही गुजर गया। फिर रात को फोर्स आई है, फोर्स ने हमें वहाँ से 2 बजे रात को निकाला है वहाँ से। फिर लोनी उन्होंने कहा कि भाई कहाँ जाना चाहते हो, मतलब कि जहाँ पे इधर समझो कि थाने ले गए चलो। फिर वो पुलिस जो फोर्स के आदमी थे, फिर उसके बाद उन्होंने हमें लोनी छोड़ा। फिर उसके बाद हम गए लोनी रहे, लोनी रहने के बाद फिर उसके बाद हम थाने गए। थाने जाने के बाद हमने अपनी कंप्लेंट दी। ये लिखने के बाद दी तो उन्होंने कहा कि भाई आपको नामजद कंप्लेंट आपकी नहीं ली जाएगी, ऊपर से हमें ऑर्डर नहीं है, लिहाजा आप जो है एक सादा कंप्लेंट लिखवा के दे दो, बाद में फिर अपने करा देना आपने जिसके नाम लिखवाने जब आपके बयान होंगे। तो मैंने कहा कि सर हम तो बर्बाद हो गए, हमारे घर को लूट ले गया, आग लगा दी गई। उन्होंने कहा है कि ये कम है कि तुम जिंदा बच गए हो। एक पुलिस वाले ने कहा क्या ये कम है कि तुम बच गए हो। और फिर पुलिस वाले ने कहा पानी देना, पानी पानी दे दो कौन। तो पुलिस वाले एक दूसरा बराबर में बैठा हुआ था, कहने लगे भाई कोई बात नहीं, अब दोबारा जाके ये जब आपके बयान होंगे तो फिर उसके बाद आप नामजद कंप्लेंट कर देना। तो उन्होंने हमारी कंप्लेंट नहीं ली। मुझे नहीं। फिर उसके बाद जो है हम परेशान रहे, हम भाग रहे, लेकिन हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई। फिर उसके बाद कंप्लेंट लगाई, फिर सर से मुलाकात हुई। फिर उसके बाद जो है फिर डीसीपी एसीपी सब जगह कंप्लेंट लगाई गई। फिर हमें डीसीपी ऑफिस बुलाया गया नोटिस दे के। तो मुकेश कुमार जी हैं, उनका नंबर उन्होंने खुद बुलाया हम अपने कमरे में, डीसीपी साहब ने। उन्होंने कहा कि भाई आपके साथ में क्या क्या वाक़या हुआ, ये जो आपने कंप्लेंट दी है क्या ये आप दोबारा लिख सकते हो। उनके दिमाग में ये थी शायद वकीलों से टाइप करा के इन्होंने दे दिया इसको। मैंने कहा कि सर मैंने वो हवाला लिखा कि जो मेरे साथ मिसमक हुआ। तो उन्होंने फिर भी ये कहा कि भाई ये कागज़ है, आप दोबारा लिख के दे दो। मैं ठीक है जी, लड़का साथ में तो मैंने फिर सारी की सारी उसी तरह के लिख के उनको दे दी। फिर उसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं, हमें मारने तक की धमकी दी गई। हमने फिर उसके बाद सर से जिक्र किया, फिर उसके बाद कोर्ट में लगाया गया, पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं करी। उसके बाद मैं कई मरतबा थाने में कहा कि सर इससे बात है, हमें मारने की धमकी दी जा रही है। और यहाँ तक भी कहा गया कि जैसे हम अपने घर जाते थे दंगों के बाद में, उन्होंने कहा कि आदमी इकट्ठे होकर आते थे कि भाई यहाँ तुम्हारे लिए रहने की जगह नहीं है, अपना मकान 5 लाख में दे जाओ। कोई 5 लाख, यानी वो तफरी या मतलब ये कि हमें जलील करना चाहते थे। फिर उसके बाद जो हमने फिर सर से जिक्र करा, फिर कंप्लेंट लगाई, लेकिन पुलिस ने उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं करी। हम तो कहते हैं कि सर को अल्लाह
मतलब हमेशा बहुत हौसला दिया है, और हमारे बस की ये बात नहीं थी, हम तो हिम्मत हार चुके थे बिल्कुल। अब ये 5 साल के बाद में जो आपके सामने है कि जो उन्होंने क्या करा है। आपने नाम दर्ज कराए थे, उनको जानते थे आप? जी, मेरे मोहल्ले के हैं सब, वो मेरे मोहल्ले के। मैंने पुलिस वालों को सबको नाम, सबके नाम बताए, उनके वल्दियत तक के नाम बताए, उनके घरों के नंबर तक के लिख के दिए, लेकिन पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं करी। मैं ये हसन साहब से भी कहूँगा कि ये 2 लफ्ज़ इस केस की अदालत में जो कार्रवाई हुई उसमें कितनी आसानी और कितनी मुश्किल हुई और कितनी हियरिंग्स आई, उसके बारे में भी आप लोगों को कुछ बात बताएं। हेयरिंग इस केस के अंदर हेयरिंग तो बहुत ज़्यादा हुई है कि याद भी नहीं है कि 5 साल में रेगुलर एक कोर्ट से केस पहले था SCJM आपके पास, फिर वहाँ से वो ट्रांसफ़र हो गया थाना 64 नंबर कोर्ट के अंदर, फिर 64 कोर्ट का नंबर हम अपेयर होते रहे, वहाँ रेगुलर आर्गूमेंट करते रहे। जो दिल्ली पुलिस ने SPP बनाए थे वो इसमें बाकायदा ऑर्डर शीट में उनका नाम है, वो इसे अपोज करने भी आए कि FIR रजिस्टर्ड ना की जाए। जो दिल्ली पुलिस के इस दिल्ली रोड्स के लिए जो स्पेशल PP अपॉइंट किए गए थे वो इसे अपोज करते थे कि ये सेपरेट FIR ना हो जाए। उसके लिए उनके ऑर्डर शीट में बाकायदा नाम है, SS भदौरिया जो होते हैं SPP वो पेश होते थे। फिर 64 के बाद वहाँ 2-3 बार आर्गूमेंट हुई और 2-3 बार MM साहब जो थे उनका ट्रांसफ़र हो गया। तो हमारी आर्गूमेंट इसमें रिपीटली करीब 8 से 10 बार इसमें आर्गूमेंट हमारी हो चुकी है। अब लास्ट टाइम फिर इसमें नए MM साहब आए, इसरा जदी साहब, तो उस केस को उन्होंने भेज दिया CGM साहब के पास कि दिल्ली रोड्स के स्पेशल कोर्ट है बना हुआ, CGM साहब के वहाँ चला गया। CGM साहब के यहाँ पेयर हुए, उन्होंने कहा कि हम तो FIR के बाद इस केस को सुन सकते हैं, दिल्ली रोड्स का कंसर्न कोर्ट जो थाने का कंसर्न कोर्ट गए वहीं जाइए। फिर वापस 64 नंबर MM साहब इसरा जदी साहब के यहाँ भेज दिया गया। फाइनली फिर उन्होंने लास्ट हमारी आर्गूमेंट सुनी और परसों उन्होंने ये ऑर्डर पास किया है जिसमें FIR दर्ज हुई है। FIR का ग्राउंड यही था कि जो इन 117/2020 जो FIR थी करावल नगर के साथ इस कंप्लेंट को उन्होंने क्लब किया था। जो उनकी ATR थी, ATR में यही था कि हमने इसी साथ 29 कंप्लेंट क्लब की है, जिसमें रईस अहमद साहब की कंप्लेंट में इसके साथ क्लब कर दी है। वो 117/2020 जो FIR है वो थी आज़ाद सिंह कोई हैं, उनकी उस पर कंप्लेंट दर्ज हुई थी, उनकी दुकान वगैरह में जो भी तोड़फोड़ हुई थी या जो उस दुकान के लिए था। हमारा कोर्ट को कहना था कि जो आज़ाद सिंह साहब का घर है और जो कंप्लेंट रईस अहमद का घर है वो 2 डिफरेंट प्लेस है, वो एक अलग जगह पर है और इनका अलग जगह में काफ़ी दूरी है, तो प्लेस ऑफ इंसिडेंट सेम नहीं है, इसलिए सेपरेट FIR की जाए। तो इसमें आगे इन्वेस्टिगेशन चार्जशीट के बाद में ट्रायल चलने में दुविधा होगी, ट्रायल नहीं हो पाएगा, इंसाफ भी नहीं मिल पाएगा। सेकंड ग्राउंड हमारा ये था कि जो टाइम ऑफ इंसिडेंट आज़ाद सिंह का है वो अलग है और जो रईस अहमद साहब का टाइम ऑफ इंसिडेंट है वो अलग है, तो दोनों टाइम भी डिफरेंट थे। आज़ाद सिंह की कंप्लेंट के अंदर जो एक्यूज्ड है और जो मेरी कंप्लेंट के अंदर एक्यूज्ड है उसमें कुछ कॉमन है। 1-2 नाम जो FIR में थे जो आज़ाद सिंह लिखाया था, राजकुमार एक और, वो नाम सेम थे। हमारी कंप्लेंट में 12 के लगभग एक्यूज्ड है, उनके नाम सबके 2-3 जो कॉमन के अलावा अदर एक्यूज्ड भी हमारी कंप्लेंट के अंदर है। और इनकी कंप्लेंट के अंदर हर व्यक्ति को स्पेसिफिक रोल उसका बताया गया है कि वो ये कर रहा था, वो ये कर रहा था, ये कर रहा था। इन्हीं सब बात को मद्देनजर रखते हुए जज साहब ने अप्रिशिएट करा और इसी चीज़ पर ऑर्डर पास करा कि हाँ कि जो इनकी कंप्लेंट है वो एक सेपरेट FIR उसकी होनी चाहिए, उसकी एक सेपरेट ट्रायल चलना चाहिए ताकि इन्हें इंसाफ मिले, इसलिए वो FIR के उसके बाद उनके ऑर्डर हुए। इसके अलावा उन्होंने कोर्ट को टाइम बाय टाइम कुछ डॉक्यूमेंट भी सप्लाई किए थे जो हमें कंप्लेनेंट ने सप्लाई किए। इसमें एक एक्यूज्ड है राहुल नागर, ये राहुल नागर है जिसका फेसबुक पेज है जो 2019 से ही एक्टिव था और जिसकी लगातार पोस्टिंग इस तरह की भरती थी कि हम पढ़ भी नहीं सकते। तो हमने कोर्ट को सब LFI की थी, हमने कोर्ट को मार्क भी करके दी थी कि इस तरह की ये लोग हैं जो एक्यूज्ड हैं, किस तरह की वो लैंग्वेज का यूज़ करते हैं, आप कैमरे में ले सकते हैं, पढ़ नहीं सकता, इस तरीके की लैंग्वेज का वो अपनी पोस्ट पे लगातार डाल रहे थे। ये सब इन्हीं की राहुल नागर की ही पोस्ट हैं, आप कैमरे में ले सकते हैं, इसकी कॉपी चाहे तो कॉपी ले सकते हैं। ये सब हमें कंप्लेनेंट ने ही ला कर दिए हैं कि इस तरह की चीज़ें लगातार 2019 से ही कर रहे थे यहाँ का माहौल बिगाड़ने के लिए। ये सारी इन्होंने इस तरह फेसबुक पे अपने अकाउंट पे लिखी हुई है। आखिरकार इंसाफ मिला 5 साल और कई कोर्ट भटक कर आर्गूमेंट करते करते कभी कोर्ट इस कोर्ट भेज दे, कभी इस कोर्ट भेज देता, आखिर में ये आर्गूमेंट हुई और फाइनली एक सेपरेट FIR के ऑर्डर हुए और इसमें 31 तारीख की डेट है। मॉनिटर DCP नॉर्थ ईस्ट करेंगे, उसमें वो FIR रजिस्टर्ड कर रहे हैं क्या है जो 31 तारीख तक कोर्ट को बताइए, कोर्ट में कंप्लायंस इस ऑर्डर का क्या कर रहे हैं वो करेंगे। देखिए इसमें एक महत्वपूर्ण बात और ये है
कि जो स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर दिल्ली पुलिस के द्वारा अपॉइंट किए जा रहे हैं वो पूरी तरीके से गैरकानूनी हैं, क्योंकि दिल्ली पुलिस को कोई अधिकार नहीं होता पब्लिक प्रोसिक्यूटर बनाने का। मगर इस केस में तो आप लोग जानते ही हैं किस तरीके से टॉप से ही, वो एकदम ऊपर से ही सारी चीज़ों की निगरानी हो रही है। और पब्लिक प्रोसिक्यूटर जो एफआईआर दर्ज करने से पहले उनका कोई रोल ही नहीं होता, तो वो उस चीज़ में आके उसको अपोज कर रहे हैं, तो ये एक बहुत ही शर्मनाक बात है। पब्लिक प्रोसिक्यूटर का तो रोल ही बाद में शुरू होता है, और वो रोल शुरू होता है कंप्लेनेंट की तरफ से, जो इनकी तरफ से। लेकिन क्योंकि इसमें स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर बनाए गए हैं और वो भी दिल्ली पुलिस के सिफारिश पे, तो ये भी एक इसमें ऐसी महत्वपूर्ण बात है जो हम सुप्रीम कोर्ट तक इस चीज़ को हाईलाइट करके हम इसको हाईलाइट करेंगे। लेकिन अब देखने की बात यह है कि 5 साल बाद भी पुलिस कितनी मुस्तैदी से इसमें इन्वेस्टिगेशन करती है। नहीं तो हम फिर इसके लिए इन्वेस्टिगेशन की एजेंसी बदलवाने के लिए भी अगर हाई कोर्ट भी जाना पड़ा तो हम इसमें जाएंगे कि हम इसमें सीबीआई की इंक्वायरी करें। अब आप कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं।